स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। 3-4 तरीके के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली होते 5 हैं। एक होता है हेलो। आइडेंटिटी एलिमेंट ई, एक होता है आई सेंटर ऑफ यस इन्वर्जन, सर। एक होता है रोटेशनल एक्सिस सी एन, और उसके बाद एक सिग्मा यस प्लेन सर। होता है। ठीक है, प्लेन भी 3 तरीके के होते हैं, डायहेड्रल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यस। डिपेंडिंग अपॉन की प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर वो पैरेलल है तो वर्टिकल होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर उसके पास सी एन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू एन सी एन सी टू, तो वो क्या होगा, उसके पास डायहेड्रल प्लेन भी होता है। ठीक है, सो कल हम लोग ये सारा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे 3 लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ये पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्रिस्टलोग्राफर। यस। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को 3 लॉज पढ़ने हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स देखने हैं। तो हम लोग बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट वो करेंगे, वीस इंडेसिस और माइनर इंडेसिस। मतलब एक लॉ है, लॉ ऑफ रैशनल इंडेसिस, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। कल तो छुट्टी है, तो मतलब मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बस ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ सिमेट्री एलिमेंट्स देखेंगे क्या क्या होता है। तो क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉज होते हैं। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। तो इंटरफेशियल एंगल्स की कंसिस्टेंसी होती है, मतलब वो हमेशा सेम रहता है। तो पहला है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। सेकंड है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, कि कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। और थर्ड है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। 3 लॉज हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, तो ये लॉ तो है ही। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, सेम होना। और किसका होता है, एंगल्स का। इंटरफेशियल एंगल्स कौन से थे, अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमारे 3 तरीके के इंटरफेशियल एंगल्स थे, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो इंटरफेशियल एंगल मैं बता सकता हूँ, जैसे एक फेस ये लिया और एक फेस ये लिया। तो जब दो फेसेस एक दूसरे से मिलते हैं तो दे फॉर्म, उनके बीच में एक एंगल प्रोड्यूस होता है, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। तो एक प्लेन ये है, क्या बोले सर? दो एंगल को जब हम दो फेसेस को जब हम लोग मिलाते हैं तब एक हमारा एक एंगल बनता है। ठीक है, हाँ। तो दो फेसेस, फेसेस क्या होते हैं, ये ऊपर वाला, ये क्यूब है, ये जो बाहर दिख ऊपर रहा है ये वाला। फेस है, तो इसके 6 फेसेस होंगे। एक ये, यस एक सर। ये, दो, तीन, एक नीचे होगा 4, एक इधर, और एक पीछे के साइड 6। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, 6 फेसेस यस होते सर। हैं। और जब ये दो फेसेस मिलते हैं तब दे प्रोड्यूसेस एक एंगल, तो इनके बीच में एक एंगल प्रोड्यूस होता है। तो जैसे एक फेस ये ले लिया मैंने, यस सर। ठीक है, और एक फेस नीचे वाला ले लेता हूँ। इन दोनों को मैंने अटैच कर दिया, तो एक फेस हो गया ये वाला। तो जब ये दोनों अटैच हुए तो इनके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बना, ये वाला। ठीक है, ये और ये, तो ये है 90 डिग्री का एंगल। अल्फा मैं बोल लेता हूँ कि ये अल्फा एंगल है। ठीक है, दो फेसेस में। सो द एंगल बिटवीन टू फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। सो जो एंगल दो फेसेस के बीच में होता है, इंटर मतलब बीच में, ठीक है, दो फेसेस के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग इंटरफेशियल एंगल बोलेंगे। और हम लोगों ने 3 तरीके के पढ़े थे, अल्फा बीटा एंड बेटा और गामा, 3 तरीके गामा। के। ठीक है, फॉर क्यूब, सिंपल क्यूब, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा विच इज इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 गामा। डिग्री। तो ये सारे इस तरीके से क्यूब के लिए। ठीक है, तो ये अब लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लॉ क्या कहता है, लॉ बोलता है
द एंगल्स बिटवीन द फेसेस, फेसेस के बीच में जो एंगल होते हैं कौन से, अल्फा, बीटा एंड बीटा गामा गामा। आर कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द क्रिस्टल, चाहे क्रिस्टल का साइज छोटा हो बड़ा हो, जो एंगल है वो वही रहेगा, शेप ऑफ द क्रिस्टल, चाहे क्रिस्टल कैसा भी दिख रहा हो, और मोड ऑफ अ ग्रोथ, मतलब वो किस तरीके से बड़ा हुआ है क्रिस्टल, ठीक है। तो अगर तीनों चीज़ें हम लोग देखें तो भी हमें पता चलेगा कि क्रिस्टल का एंगल सेम रहता है। तो मैंने ये 3 लिए हैं क्यूब्स। साइज तो सबका अलग अलग है सर, तो तो क्यूब एक ये का। मैंने ले लिया, एक लार्ज क्यूब ले लिया और एक ले हाँ, लिया एक स्मॉल मिडिल। क्यूब, ठीक है। और एक ये इसकी और शेप ये क्या है, अलग है, ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। इसमें हाँ, इसमें 2 क्यूब्स मैंने ऐड कर दिए, एक क्यूब ये है, हाँ। ये दिख रहा होगा, और एक क्यूब क्या हो गया, ये 2 क्यूब को मैंने साथ में जोड़ दिया, तो ये इस तरीके की ज्योमेट्री बन गई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि चाहे साइज छोटा हो बड़ा हो, जो इंटरफेशियल एंगल जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल ही रहेगा, 90 डिग्री का है। तो अगर वो उसका साइज छोटा होता है या बड़ा होता है तो जो एंगल होता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। तो यहाँ से हम लोग बता रहे हैं द एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस के लिए जो साइज है वो सेम है। इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ। अल्फा ए, इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, 1 एंड 2 ले लेते हैं, ये फिगर 1 हो गई, ये फिगर 2 हो गई। तो 1 एंड 2 जो फिगर हैं दोनों में ही अल्फा क्या है, 90 डिग्री का है, एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। चाहे मैं उसको छोटा कर दूं, स्मॉल क्यूब ले लूं, या फिर उसको बड़ा क्यूब ले लूं, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि वो कितना है, लेकिन उसका जो एंगल होगा इंटरफेशियल एंगल वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ठीक है, तो पहली चीज़ हमें पता चल गया कि साइज़ के इंडिपेंडेंट है, मतलब साइज़ कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो क्रिस्टल का, लेकिन अगर इस क्रिस्टल वो क्यूब है तो वो क्यूब ही रहेगा, मतलब उसमें 90 डिग्री एंगल है या कुछ भी एंगल है वो हमेशा उतना ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, मतलब इंटरफेशियल एंगल उतना ही रहता है जैसे वो छोटे में होगा या बड़े में होगा, दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। अब दूसरा लिया मैंने, ये क्यूब लिया, और फिर मैंने 2 क्यूब को साथ में जोड़ दिया। ये फिगर बना लेना सर। हाँ, ये तो बना दो। अब थर्ड लेयर कैसे जोड़े पता ही नहीं चल रहा। तो ये हो गया क्यूब, ठीक है। तो मतलब a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। लेकिन ये अगर 2 क्यूब एक साथ अटैच हो जाए तो क्यूब 1 एंड क्यूब 2 दोनों मिलके जो शेप है, तो पहले शेप थी वो कैसी थी, क्यूब थी, अब शेप हो गई क्यूबॉइड।
ठीक है, मतलब A इज इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C। तो A और B दो साइड्स की, अगर मैं ABC लिख देता हूँ तो इनको मैं ये है A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो A सेम है, अब B, ये C सेम है, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई B। ठीक है, तो A और C अभी भी इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू C विच इज नॉट इक्वल टू B, क्योंकि B क्या है, काफ़ी बड़ा हो गया A एंड C के। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ A, B क्या है 2A के इक्वल हो गया, या B मैं 2C के भी लिख सकता हूँ, क्योंकि A और C तो इक्वल है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो हेयर अगेन the the interfacial angle is same, which is 90 degree। सेम। ठीक है, तो वो भी क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, चाहे दोनों तरीके से करके देख लें तो सेम ही आएगा। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, तो ये शेप के भी इंडिपेंडेंट है। तो क्रिस्टल का शेप कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर का जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि एक शेप मैंने ऐसे ले ली, ये किस टाइप का शेप है सर? इसमें तो 3 क्यूब तो लग इसमें रहा मैंने है। क्या किया, तीन क्यूब, एक ये और एक ये, तीनों को मतलब दोनों साइड में थे, और इसके ऊपर एक यहाँ पे भी मैंने अटैच कर दिया, तो शेप तो तीनों की अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे तीन क्यूब लगा दिए, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, और एक क्यूब ये है, तो वी हैव 3 क्यूब। शेप क्या है, ये डिफरेंट है, अलग ही दिख रहा है देखने में। ठीक है, लेकिन इसकी जो सिंगल यूनिट है वो क्यूब ही है, और अगर वो क्यूब है तो उसका जो एंगल होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, तो चाहे हम लोग कितने ही तरीके का हम लोग बना ले, लेकिन जो फाइनल आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा, मतलब उसका जो इंटरफेशियल एंगल होगा वो सेम आएगा। ठीक है, एक और हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, सर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, अभी तो किया था मैंने, हाँ, तब से अभी तक दिख नहीं रहा तुम्हें? हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है अब? नहीं, तभी तो दिख रहा था, अभी जस्ट ही बंद हुआ था सर। अच्छा, हाँ अभी हाँ दिख। अब दिख रहा है सर। यस सर। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ग्रोथ। मोड ऑफ ग्रोथ क्या है, एक मैंने कर लिया, इंस्टेंटेनियस क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरा ले लिया मैंने रिक्रिस्टलाइजेशन ओवरनाइट, और एक मैंने तीसरा मेथड ले लिया सॉल्वेंट मेथड, सॉल्वेंट डिफिनेशन।
तो अगर मुझे क्रिस्टल बनाना है तो 3 तरीके से बन सकता है। एक इंस्टेंटेनियस क्रिस्टलाइजेशन से हो सकता है, एक रिक्रिस्टलाइजेशन से हो सकता है और एक सॉल्वेंट डिफ्यूजन से हो सकता है। तो जैसे मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या है, एसिड है, ठीक है, और एसिड में मैंने एक कंपाउंड डिसॉल्व किया है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लेता हूँ, मेरे पास कंपाउंड है CH3COO, एसिडिक एसिड तो प्रेसिपिटेट होगा नहीं। ठीक है, मैं ये लेता हूँ, मेरे पास एनिलीन है, फिर नेप्थॉल है मेरे पास, नेप्थॉल, ठीक है। ये यहाँ पे डिसॉल्व है और ये डिसॉल्व होगा बेस में, तो यहाँ पे है बेस, और बेस कौन सा है, NaOH। तो इसने क्या किया है, नेप्थॉल ने बेस के साथ रिएक्ट करके बनाया है सॉल्ट, ONA। और जो सॉल्ट होते हैं दे आर वाटर सॉल्यूबल। तो सॉल्ट क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, तो यहाँ पे ये डिसॉल्व हो रखा है। अब इसमें मैं एसिड डालूंगा, तो ये बन जाएगा OH प्लस NaCl, और ये हो गया PPT, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फिर से इसने तो यहाँ पे NaOH के सोल्यूशन में बीटा नेप्थॉल डाल रखा है। तो अगर मैं इसमें HCl डालूंगा, तो HCl डालने में NaOH प्लस क्या है सर? कहाँ पे, NaOH बीटा नेप्थॉल है। ये है। अब जैसे इसमें HCl डालते हैं तो ये क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टल बनने लगता है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्रेसिपिटेट। तो जैसे मैं डालता जाऊंगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, NaOH HCl से रिएक्ट करता जाएगा और बीटा नेप्थॉल क्या होता है, बनता चला जाएगा, प्रेसिपिटेट बनता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, पूरा प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ क्रिस्टलाइज हो गया। नहीं, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस PPT को तीन तरीके से मैं क्रिस्टलाइज करूँगा। पहला केस, मैंने इसको डाला एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल भी कौन सा लिया मैंने, मिथेनॉल, और मिथेनॉल में डाल के फिर मैंने इसको कर दिया हीट, तो ये हो गया डिसॉल्व। मिथेनॉल में डाला और इसको हीट किया तो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व करने के बाद मैंने आइस में डाल दिया उसे, तो इसके क्या हो गए, पतले पतले क्रिस्टल्स बन गए, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइज हो गया। दूसरा क्या लिया, मैंने लिया मिथेनॉल, वही इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया पूरी रात भर, ठीक है। मैंने आइस के अंदर नहीं डाला,
मैंने रात भर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन गया है। इस तरीके का, ठीक है। तीसरा मैंने क्या लिया कि इसको मैंने डिज़ोल्व किया मिथेनॉल में थोड़ा सा, और इसमें मैंने, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि कैसे, ये एक बॉयल लिया, उसके अंदर एक और बॉयल लिया, इसके अंदर मैंने डिज़ोल्व करके ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर है, हेक्सेन के अंदर डाल देने से। और ऊपर से मैंने इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। और मैंने इसको छोड़ दिया 20 दिन के लिए। ओवरनाइट का मतलब है एक रात के लिए छोड़ देना उसे, ठीक है, और 20 दिन के लिए छोड़ दिया। 20 दिन के छोड़ने के बाद इसका बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल बना। ठीक है, तो 3 तरीके से मैंने क्रिस्टल बनाया। एक मैंने क्या किया, उसको डिसॉल्व करने के बाद एकदम आइस में रख दिया, तो छोटे छोटे से बन गए क्रिस्टल्स। फिर मैंने डिसॉल्व करके एक बार किया, तो इसकी शेप काफ़ी अच्छी आई, ठीक है। शेप यहाँ पे अलग है, यहाँ पे शेप अलग है। और इसके बाद जब मैंने इसको 20 दिन के बाद निकाला, तो यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल आया मेरे पास, एक अकेला क्रिस्टल, और वो बहुत ही सही शेप में आया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रिपरेशन होगा। ठीक है, 3 डिफरेंट मोड्स हैं प्रिपरेशन के। 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रिपरेशन के होने की वजह से क्रिस्टल अलग अलग तरीके से बना है। तीनों में क्या है, ऑल 3 हैव डिफरेंट शेप्स। सबकी शेप अलग है, बट शेप अलग होने के बाद भी दे हैव सेम इंटरफेशियल एंगल। इनका इंटरफेशियल एंगल भी क्या है, सेम ही है। तो इनके बीच में यहाँ पे हमें प्रॉपर्ली वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे तो वही एक क्यूब होगा इसके अंदर, और उसका एंगल कितना होगा, 90। यहाँ पे भी हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, तो उसमें जो यूनिट सेल आएगा वो क्यूब ही आएगा, और उसका भी 90 होगा। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्यूब है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे तो एक छोटा क्यूब निकलेगा, उसकी भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जैसे डायमंड होता है, तो डायमंड की अलग अलग शेप बना सकते हैं, ठीक है। उसको इस तरीके से बना सकते हैं, यस मैम। उसको इस शेप में बना दिया, कोई भी अलग सी शेप डाल दी, ठीक है, या छोटे छोटे स्पेयर्स में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बाहर की हम लोग चाहे कैसी भी शेप दे दें, लेकिन अंदर का जो यूनिट सेल होगा, छोटा जो यूनिट है, वो वही रहेगा, क्यूब क्यूब ही रहेगा, ठीक है। वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे वो ऐसा ही होगा। और उन सब के बीच में जो इंटरफेशियल एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। मतलब इंटरफेशियल एंगल ना ही साइज पे डिपेंड करता है, चाहे छोटा छोटा ले लो बड़ा ले लो, ना ही वो शेप पे डिपेंड करता है कि क्या उसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। और ना ही वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो क्रिस्टल बना है। अगर वो क्रिस्टल है, अगर वो 10 तरीके से डायमंड बनाया गया है, लेकिन अगर वो डायमंड है, तो उसके अंदर का जो छोटा सा क्यूब होगा, उसके अंदर 2 फेसेस के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा सेम होगा। वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सीमेंट। तो इस लॉ में क्या होता है
एनी क्रिस्टल ऑलवेज हैव छोड़िए, एनी क्रिस्टल ऑलवेज हैव सेम टाइप एंड सेम नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो अगर सर तुम, स्क्रीन क्या हुआ स्क्रीन को? आप दिख रही है सर, तभी नहीं दिख रही थी अभी जस्ट। ठीक है, एनी क्रिस्टल, चाहे तुम कोई सा भी क्रिस्टल ले लो, उसके पास चाहे तुमने उसका साइज छोटा बड़ा किया है या कहीं और से लेके आए हो, एक पहाड़ से लेके आए हो, समुद्र से लेके आए हो, अगर वो सेम डायमंड है तो उसके अंदर जो क्यूब होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, जो सबसे छोटा यूनिट सेल होगा वो सेम होगा। और अगर यूनिट सेल सेम है तो उसके नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो लॉ ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बोलता है कि कोई भी क्रिस्टल है उस क्या सेम टाइप के, जितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स है उतने ही होंगे। जैसे हमारे पास 5 टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है। कौन कौन से? एक है आइडेंटिटी ई, एक होता है सी एन, एक सिग्मा प्लेन, ये हो गया रोटेशनल एक्सिस, ये हो गया मिरर प्लेन, एक हो गया सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और लास्ट होता है एस एन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सी एन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन, हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो ये सब करने के बाद इसमें हमारे पास 5 ये हैं, इसमें से ई सबके पास होता ही होता है, और एस एन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी एन एन, इसका इसका और इसका कॉम्बिनेशन है परपेंडिकुलर प्लेन का, मतलब सी एन प्लस सिग्मा विच इज सिग्मा एच परपेंडिकुलर प्लेन। तो ये दोनों करने के बाद अगर हमें सेम मॉलिक्यूल मिलता है, उसकी पोजीशन सेम मिलती है, तो उसको हम लोग एस एन बोलते हैं। तो ये सेम है। अगर मेरे पास सी एन 3 है, प्लेन मेरे पास 6 है और आई मेरे पास 1 है, अगर ये 6 7 8 9 10 सिमेट्री एलिमेंट है, तो तुम कुछ भी कर लो, मॉलिक्यूल के पास या उस यूनिट सेल के पास 10 ही सिमेट्री एलिमेंट होंगे, चाहे तुम उसको कैसे भी बनाओ, शेप उसकी कैसी भी है, कहीं से भी लेके आए हो, उसके साथ पास अगर 10 सिमेट्री एलिमेंट है तो 10 सिमेट्री एलिमेंट ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नंबर मतलब 10 है, तो चाहे उसको हीट कर लो, उसको तोड़ दो या उसकी शेप अलग कर दो, हमेशा उसके पास कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। सेम टाइप का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला सी एन 3 तरीके के, 3 सी एन है, सिग्मा प्लेन 6 है और सेंटर ऑफ इन्वर्जन यही है। तो कैसे भी कर लो, ऐसा नहीं होगा कि सी एन 4 हो जाएंगे और ये 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये 6 है तो 6 ही रहेगा, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, और ये 1 है तो 1 ही रहेगा, हमेशा यही होता है। तो ये बहुत बेकार से लॉ ऑफ सिमेट्री है, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर मॉलिक्यूल है उसके पास ऐसा है, इतने सिमेट्री एलिमेंट है, तो हमेशा वैसे ही रहेंगे, और जो जो सिमेट्री एलिमेंट है वो उतने ही रहेंगे और उतने नंबर में ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। जैसे मेरे पास क्यूब है, और इसको मैं बीच में से काट देता हूँ, तो एक प्लेन होगा जो बीच में से इसको काट सकता है, टेढ़ा बन गया। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, बीच में से काट दिया। तो बीच में से काटने के बाद मुझे दिख रहा है कि जो लेफ्ट साइड पे है और जो राइट साइड पे है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो
मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करा। तो मैंने ये दिखाया है कि मेरे पास यहाँ पे क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है। उसको क्या किया है मैंने, बीच में से काटने की कोशिश करी है, ठीक है। काटने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो राइट हैंड साइड के जैसा ही है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इस प्लेन को क्या बोलेंगे, एक सिमेट्री है, तो मतलब ये क्या है, सिग्मा बी है। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से भी काट सकता हूँ, इधर से काट सकता हूँ मैं। तो पहले मैं इसे बना लूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, फिर से तीन बनेंगे इधर। तो अब एक प्लेन ऐसा भी हो सकता है जो इधर से काट दे, हाँ, ठीक है। तो ये एक प्लेन हो सकता है। तो एक ये हो गया, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये वाला जो है ये किसको डिवाइड कर रहा है, ये नीचे वाले प्लेन को, ठीक है। इसको मैं मार्क करता हूँ, ये नीचे वाले प्लेन को और ऊपर वाले प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है और ये नीचे वाला डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इधर क्या है, इसमें ये इस साइड वाला, ये वाला डिवाइड हो रहा है और ये पीछे वाला डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा कौन सा होगा, तो ऊपर नीचे वाले हो गए, लेफ्ट राइट वाले हो गए। अब कौन सा वाला होगा, सामने वाला। तो इसको मैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, तीन हो गए। तो हमारे पास तीन प्लेन होते हैं, वी हैव थ्री प्लेन दैट बाइसेक्ट द फेसेस। तो फेसेस को, ये फेसेस वो वाला लिखते हैं, ये फेसेस, ये है फेसेस। फेसेस को बाइसेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, तीन प्लेन है, ठीक है। और सिक्स प्लेन डायगनल टू द फेसेस, और छह क्या होते हैं, डायगनल होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं बना के दिखाता हूँ। तीन ये हो गए, पहले मैं पूरे छह बना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे प्लेन है।
अब 6 तरीके का किस तरीके का प्लेन होता है? ये प्लेन है जो डायगोनल्स को काटेंगे। तो ये एक प्लेन हो गया ये वाला, ठीक है, ये डायगोनल प्लेन है, ठीक है, सिग्मा डी बोल सकता हूँ मैं। एक प्लेन काटेगा इसको, ऐसे कट होगा सर? हाँ बीच में से काटेंगे तो ऊपर का बच जाएगा और नीचे का बच जाएगा, इधर से दिख नहीं रहा। तो ये वाला दो साइड पे हो गया, ठीक है। और कौन सा होगा? और होगा इधर से कट करेंगे इसको हम, ये वाला प्लेन हो गया। दूसरा ये वाला हो गया। तो इसको हम लोगों ने इस साइड से कट किया है, इसको इधर से किया है, ये हो गया। तो अब दो बचे हैं, दो किस तरीके से होंगे? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, दो बचे हैं। तो इसमें ये हो गया फ्रंट एंड बैक, ये हो गया फ्रंट एंड बैक, ये लेफ्ट राइट हो गया, ये हो गया लेफ्ट राइट। अब बचा अप एंड डाउन, ठीक है, तो अप डाउन इस तरीके से कटेगा। और so we have six plane, तो हमारे पास कितने हो गए? 6 डायगोनल प्लेन हो गए। ओवरऑल हो गए हमारे पास 6 डायगोनल प्लस 3 फेस। टोटल कितने हो गए? 9 मिरर 9। प्लेन हो गए, या फिर बोल सकते हैं 9 सिग्मा प्लेन। तो ये हो गया ये वाला। दूसरा है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके लिए मैंने आगे बनाया। अब इस मॉलिक्यूल के पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? बीच में होता है, एकदम बीच में। इससे मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे ये कॉर्नर मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले मैं इसको बना दूँ पूरा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ और मुझे एक कॉर्नर मिलता है, तो फिर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे एक कॉर्नर इधर मिलेगा। इस डायरेक्शन में गया तो एक कॉर्नर मिल रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो भी एक कॉर्नर मिलेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में गया तो मुझे एक कॉर्नर मिलेगा इधर। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा? एक कॉर्नर मिलेगा। सिमिलरली ये इधर से ये वाला, ठीक है। सो ये जो एटम है ये एकदम सेंटर में है, मतलब एकदम बीच में है, ठीक है। तो हेंस इट हैज वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसके पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है।
कौन सा वाला, बीच वाला, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं। सो 9 प्लेन हाई हो गए हमारे पास, प्लस 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। इसको मैं सिग्मा कर, अब बचा हमारे पास रोटेशनल। तो रोटेशनल में क्या होगा, एक एक्सिस ये होगी मेरे पास, ये इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो इसको मुझे यहाँ पे लाने के लिए आई नीड जस्ट 90 डिग्री का एंगल। तो सी एन यहाँ पे कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 90 विच कम आउट टू बी 4। तो इसका मतलब क्या है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है मुझे यहाँ पे। तो इसको 4 बार घुमाऊंगा तो ये वाला एटम यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ एटम यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और ये फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो कितने एक्सेस होंगी, एक ये यहाँ से निकलती हुई C4, और एक बाहर से पीछे जाती है, ठीक है। तो ये C4 है। सो हमारे पास ओवरऑल 4 फोल्ड सिमेट्री मतलब C4 है, ठीक है। ये क्या होंगे, अप ऑन ऑपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस से जाती हुई एक एक्सिस है, और कितनी होंगी हमारे पास, 3। सिमिलरली एक 2 फोल्ड एक्सिस होगी जो यहाँ से जा रही है, तो फिर मैं यहाँ से एक एक्सिस ये होगी, ये होगी, एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से जाएगी। तो हमारे पास C2 एक्सिस है 4, तो 4 C2 एक्सिस हमारे पास होती हैं, और ये कहाँ से जाती है, फ्रॉम डायगोनल। तो अगर ये डायगोनल से जा रही हैं तो 4 हो गए। अब क्या होंगी, कुछ एक्सिस ऐसी होंगी जो इधर से जाती हैं, तो ये वाली एक इधर से जाएगी, पीछे की साइड निकलेगी, इधर से जाएगी, इस साइड से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, और एक इधर से। तो हमारे पास क्या है, 12 एजेस हैं, तो मतलब 2 एजेस के passes through 2 opposite edges, hence we have 6 C2 axis। तो टोटल एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 6 हमारे पास यहाँ से आ गई, ठीक है। 4 C2 हैं, ये भी C2 है फ्रॉम एजेस, ये है फ्रॉम डायगोनल, और ये 3 क्या है, फ्रॉम फेसेस, ठीक है। तो 6 + 4 10 हो गया, और 3 13। तो हमारे पास क्या है, 13 रोटेशनल एक्सेस है हमारे पास, ठीक है। ओवरऑल कितना हो गया, टोटल सिमेट्री 13, ये और 9 ये, ठीक है। तो 10 और 13 कितना हो गया, 23। तो ओवरऑल वी हैव 23 सिमेट्री एलिमेंट्स, 23 एलिमेंट्स है, एंड क्यूब would always have 23 एलिमेंट्स। तो हमेशा क्यूब के पास क्या होंगे, 23 होंगे, और ये लॉ है, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं हमें, द लॉ ऑफ कांस्टेंट सिमेट्री। मतलब सिमेट्री हमेशा सेम ही रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो क्यूब कैसा भी हो, मतलब कहीं से भी लिया हो, कैसा भी हो, क्या कोई भी साइज हो, तो जितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वही रहेंगे। 9 हमारे प्लेन रहेंगे, 13 हम लोगों की एक्सेस रहेंगी, और एक हमारा सेंटर ऑफ इन्वर्शन रहेगा। सो टोटल हमारे पास 23 हैं, और वो हमेशा 23 रहेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं।
ओके।